देखो, डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन जो है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने रेवोल्यूशन में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया होगा क्या? औरतों ने, हालांकि ये बात हो रहा है आज से लगभग 200 साल पहले का, क्या उस समय पे औरतों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लिया होगा? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और इस सवाल का जवाब हम लोग तब दे पाएंगे अच्छे तरीके से जब हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे तब। एक और तुम लोगों को बता देते हैं, हालांकि डिड वोमेन हैव अ रेवोल्यूशन जो है ना, आपके चैप्टर में टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 3 जो आप 3 तक जो लिखा हुआ था ना, जो कुछ भी आपने टॉपिक नंबर 3 तक पढ़ा और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, ये सारा का सारा एक प्रोसीजर था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि किस प्रकार से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, यानी कि डेमोक्रेसी का जो दौर था आने वाला वो किस प्रकार से चल रहा था। अब 4, 5, 6 टॉपिक जो है ना आपका, ये आपको बताने वाला है कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी कुछ हो रहा था। जैसे क्या आपको पूरे के पूरे टॉपिक नंबर 3 तक कहीं पे भी वोमेन का उतना रोल देखने को मिला? नहीं मिला ना। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फ्रांस में भी उस समय पे औरतों का बहुत ही ज़्यादा रोल था, लेकिन उस समय आपको नहीं मिला। लेकिन ये टॉपिक जो है ना आपका 4, 5, 6 इस सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आपको बीच में तो दिया नहीं गया, लेकिन बाद में आपको दिया गया है। बात समझ गए बात को? तो टॉपिक नंबर 3 तक जो आपको दिया गया है वो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था फ्रांस में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो डिड वोमेन हैव अ रेवोल्यूशन भी हमारा उसी का टॉपिक रहेगा, उसी के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच का ही एक भाग रहा होगा, जो कि हमको बीच में तो नहीं दिया लेकिन बाद में यहाँ पे दिया है, तो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चलो, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले औरतों का क्या हाल था देख लो, यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब क्या, कि औरतों का क्या स्थिति था फ्रांस में, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या स्थिति था जरा देखते हैं यहाँ पे। Women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. फ्रांस सोसाइटी में जो कुछ भी बदलाव हमको देखने को मिल रहा है आज के दौर में, और उस समय के भी दौर में जिस समय कि ये सारा कुछ हो रहा था, उस समय पे भी तो वोमेन ने जितना बढ़ चढ़ के मतलब कि जितना मेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था प्रोटेस्ट में, राजा के खिलाफ आंदोलन करने में, उसके खिलाफ नारा लगाने में, उतना ही ज़्यादा हिस्सेदारी औरतों का भी था। समझ में आ रहा है बात? हालांकि बीच में आपको ये टॉपिक नहीं दिया गया, एक अलग से टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए कि जितना हिस्सेदारी पुरुषों का बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उतना ही हिस्सेदारी औरतों का भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। They hoped that their involvement would pressurize the government to introduce measures to improve their lives. ये लोग जब आंदोलन में भाग लेते थे ना, प्रोटेस्ट में जब ये लोग भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, तो इनका ये मानना था कि हमारे इन्वॉल्वमेंट से, यानी कि हमारे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने से, चूँकि हम लोग इसमें जब इन्वॉल्व होंगे ना, तो हो सकता है कि सरकार यानी कि राजा लोग हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा डिसीजन ले। समझ रहे हो बात को? देखो, कोई भी यदि आंदोलन में जाता है तो वो किस मकसद से जाता है? कोई ना कोई उसका डिमांड रहता है, उसको वो मनवाना चाहता है सरकार से। वही चीज़ हमारा यहाँ पे औरतें भी कर रही थी। औरतें भी क्या कर रही थी, इन लोगों का भी कंडीशन फ्रांस में ठीक नहीं था, तो ये लोग इस आशा के साथ उस प्रोटेस्ट में भाग लेती थी कि हम लोग भी सरकार के खिलाफ प्रेशर क्रिएट कर पाएँ और हमारे लिए भी सरकार कोई ना कोई डिसीजन ले सके हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इनका यही मकसद था खास। आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट वोमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। देखो, हम पहले ही बोले हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के औरतों को उतना मतलब तो किसी से था नहीं, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, उसको उतना किसी से मतलब था नहीं, क्योंकि उनको बैठे बैठाया टैक्स मिल जाता था, उनका घर चल जाता था। लेकिन काम करना पड़ता था थर्ड स्टेट के औरतों को, ठीक है, क्योंकि उनको घर परिवार सब देखना था। उसके बाद तो वो लोग क्या करती थी, काम करती थी अपने जीवन को चलाने के लिए। आगे, दे वर्कड एज सेमेस्ट्रेस और लॉन्ड्रेज। सेमेस्ट्रेस का मतलब समझते हो? दर्जी, कपड़ा सीना, है ना। तो ये लोग कपड़ा भी सीनती थी, फिर से कपड़े भी धोती थी, फ्लावर भी बेचती थी, है ना, फिर फल बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी मार्केट में,
और वेयर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। और ये लोग एक बाई के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में अमीर लोगों के घर में काम भी क्या करती थी। तो जो सिचुएशन तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सिचुएशन आपको पहले इसलिए नहीं दिया गया होगा, हो सकता है कि आप इसलिए दिया गया होगा कि आप औरतों के बारे में एक विशेष टॉपिक में पढ़े, आप औरतों के बारे में एक अलग टॉपिक में पढ़े कि औरतों का वहाँ पे क्या सिचुएशन था, समझ गए। इसीलिए हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक आपको डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन उसी बीच में आपको नहीं दिया, 1 से 3 टॉपिक के बीच में नहीं दिया, ये अलग से टॉपिक दे दिया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दे, हमको पढ़ने से मतलब है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हो कि थर्ड स्टेट के औरतों को अपना जीवन चलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है ना। दर्जी वो मतलब कि कपड़ा सिल रही हैं, फिर से कपड़े धो रही हैं, है ना, फ्लावर, फूल, सब्जी, ये सारा चीज़ मार्केट में बेच रही हैं, प्लस उसके बाद साथ साथ ये क्या कर रही हैं, अमीर लोगों के घर में ये काम भी कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे औरतों को, खास करके थर्ड स्टेट की औरतों को एजुकेशन उस समय पे नहीं मिल पाता था। देखो ये केवल फ्रांस का हाल नहीं है, यही सेम हाल इंडिया का भी था। इंडिया में भी औरतों को बहुत समय तक दबा के रखा गया, समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं। इंडिया में भी औरतों को बहुत समय तक दबा के रखा गया, और यही चीज़ हमारा फ्रांस में भी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, उनको वहाँ पे कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाता था फ्रांस में, जॉब का ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाता होगा। उसके बाद फिर ओनली डॉटर्स ऑफ नोबेल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी। तो जितने भी राजघराने के बेटी लोग हुआ करती थी, है ना, जितने भी राजघराने के औरतें लड़कियां हुआ करती थी, या फिर जो बड़े घर से बिलोंग करती थी बेटी लोग, लड़कियां खास करके, उन्हीं सबको केवल जॉब करने का, यानी कि जॉब का ट्रेनिंग उनको मिलता था, प्लस शिक्षा ग्रहण करने का भी उन्हीं को मौका मिलता था, हर किसी को मौका नहीं मिलता था। ये सिस्टम था हमारे फ्रांस में बना हुआ। उसके बाद वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, कुक, फेच वाटर, क्वी अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। और जितने भी औरतें काम क्या करती थी थर्ड स्टेट के, वो सारे के सारे औरतें क्या करती थी, काम करने के अलावा वो फैमिली को भी देखती थी, खाना भी बनाती थी, वाटर भी इकट्ठा करती थी, पानी भी लाती थी, और लंबे समय तक लाइनों में खड़ी भी रहती थी ब्रेड को खरीदने के लिए। समझ गए बात को। ये था हमारा देयर वेजेज वेयर लोअर देन दैट ऑफ मेन। अब यहाँ पे एक और समस्या था। क्या समस्या था? समस्या ये था कि औरतों का जो वेज था ना, जो मजदूरी था, डेली का किराया जो उनका था, जो काम करती होंगी, जितना ही वो घंटे काम करते थे, हालांकि घंटा तो दोनों का सेम रहता था, पुरुष और स्त्री दोनों का सेम रहता था, लेकिन स्त्रियों को वेजेस जो था ना वो कम मिला करता था, ठीक है। हालांकि ये बहुत हद तक आज भी इंडिया में है। हालांकि ऑफिशियल वर्क में तो हम नहीं कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग वहाँ पे सेम रहता है, जो जिस पोस्ट पे एक पुरुष है और जिस पोस्ट पे एक महिला है, दोनों को शायद सेम अभी मिलता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अलग हट के देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये भेदभाव देखने को मिल सकता है आज भी इंडिया में। तो ये चीज़ फ्रांस में भी था, औरतों का जो वेज था, जो उनका जो डेली का मजदूरी हुआ करता था, वो उनको कम मिलता था। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वोमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। लेकिन हाँ, इतना सारा कुछ करने के बावजूद औरतों को भी क्या चाहिए था? इक्वल राइट चाहिए था, है ना, इक्वल राइट चाहिए था। इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया। यानी कि जैसे हमारा जैकोबिन क्लब था ना पुरुषों के लिए, और याद करो क्या जैकोबिन क्लब में पुरुषों को एंट्री था, सॉरी स्त्री को एंट्री था क्या जैकोबिन क्लब में? नहीं था, मालूम चल गया। तो वो लोग भी औरतों को दबा के ही रखना चाहते थे, जैकोबिन क्लब वाले भी लोग, लेकिन ये लोग दब के नहीं रहना चाहते थे। इन लोगों ने भी क्या किया? अपने आवाज़ को उठाने के लिए पॉलिटिकल क्लब का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। उसके बाद और न्यूज़पेपर भी, सोचो न्यूज़पेपर भी इन लोगों ने निकालना शुरू किया था अपने आवाज़ को उठाने के लिए। अबाउट 60 वोमेन्स क्लब वेयर फॉर्म्ड बाय द वोमेन इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। सोचो कम से कम कितना यहाँ पे लिखा गया है? लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब, 60 क्लब बनाया गया औरतों के द्वारा पूरे के पूरे फ्रांस में, ताकि वो भी अपने आवाज़ को उठा सके जैसे पुरुष उठा रहे थे जैकोबिन क्लब में, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर जैसे
हालांकि पुरुषों ने भी बहुत सारे क्लब का फॉर्मेशन किया था ना, लेकिन उसमें से केवल जैकोबिन क्लब हमारा प्रसिद्ध हो पाया था। उसी प्रकार से औरतों ने लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब का फॉर्मेशन किया था, लेकिन उनमें से भी कुछ ही थे जो कि फेमस हो पाया। जैसे देखो यहाँ पे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। याद रखना ये चीज़ पूछेगा कि मेन का फेमस पॉलिटिकल क्लब कौन था, जैकोबिन। वुमेन का कौन था फेमस पॉलिटिकल क्लब, दो था। पहला का नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरा है हमारा रिपब्लिकन वुमेन। याद रहेगा। तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या था, पॉलिटिकल क्लब था, जिसके द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, थर्ड स्टेट के औरतों के द्वारा बनाया गया था। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया कि मतलब आंदोलन करने से पहले क्या स्थिति था औरतों का फ्रेंच रेवोल्यूशन के। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली हमारा क्या था, वही जो कुछ चीज़ आप देखें ना, राजा के खिलाफ आंदोलन करना, ब्रिट के खिलाफ आंदोलन करना, है ना, राजा को मार देना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, राजा को फिर फांसी पे लटका देना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटाइन में लगा देना। इन्हीं सारे कारण से कुछ ना कुछ फ्रांस में बदलाव आया। यही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो इसके पहले क्या सिचुएशन था, इन सब घटनाओं के पहले फ्रांस में औरतों का क्या सिचुएशन था, ये हम लोग देख लिए। और जब ये सब चीज़ हो गया, राजा को फांसी पे लटका दिया गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटाइन में डाल दिया गया, इतना कुछ जब हो गया, तो इतना कुछ होने के बाद क्या बेनिफिट मिला औरतों को, ये हम लोगों को पढ़ना है आफ्टर में। तो बिफोर वाले में हम लोग क्या समझे, बिफोर वाले में हम लोग ये समझे कि बिफोर वाले में हम लोग ये समझे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के पहले क्या स्थिति था औरतों का, और अब हम लोग ये समझेंगे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद क्या स्थिति बना औरतों का। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर वाले में।